वीडियो में स्वागत है। आज फिर हम व्याकरण देखने वाले हैं, जो 5वीं कक्षा में 6ठी कक्षा में संज्ञा, जिसे मराठी में बोलते हैं नाम, वह नाम आप पढ़ चुके हैं। फिर भी आपको एक बार फिर से उसका रिपीट भाग हम लेने वाले हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं यह हम देखेंगे। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह जो परिभाषा है संज्ञा की, इसमें हम यह देखने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, वस्तु हो, स्थान हो, उनके गुण या भाव हो, उनको जो नाम दिया जाता है उनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमें उदाहरण में बताया ही है, नदी, पर्वत, लड़का, पेड़, भारत, मुंबई आदि। यह जो है वह संज्ञा है। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो देखिए, संज्ञा के भेद होते हैं 5। उसमें का जो पहला भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप देखेंगे हम। अब जातिवाचक संज्ञा, इसमें हमने उदाहरण पहले देखेंगे हम कि डाकिया सरकारी नौकर है, और दूसरा जो उदाहरण दिया है नदी पर्वत से निकलती है। यह शब्दों के नीचे मैंने रेखांकित किया है। तो डाकिया इस शब्द के नीचे मैंने रेखांकित किया है, नौकर इस शब्द के नीचे रेखांकित किया है, नदी और पर्वत के नीचे। तो डाकिया, यह जो शब्द है वह शब्द हर डाकिया के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस शब्द का। दूसरा जो है, जो काम करने वाला कोई भी नौकर हो तो उसे नौकर ही बोलते हैं। नदी और पर्वत, यह जो शब्द है उनकी भी एक प्रकार की जात होती है, एक प्रकार का वर्ग होता है कि हर नदी को हम नदी बोलते हैं। जो पर्वत है उस पर्वत को हम पर्वत ही बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो है वह जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देखेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यह जो उदाहरण है उस उदाहरण में हमें जाति या वर्ग का बोध कराया दिया गया है। देखिए, इसलिए मैंने यहाँ लाल कलर में रेखांकित किया है कि प्राणी हो या स्थान हो या कोई वस्तु हो, तो इसकी जो जात होती है या वर्ग होता है, जो शब्द हमें उसका बोध करा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरी जो संज्ञा है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें जो पहला उदाहरण वह है जो वह देखेंगे हम। पहला है गंगा पवित्र नदी है, और दूसरा जो उदाहरण है वह भारत हमारा देश है। यह जो शब्द है गंगा और भारत, उसके नीचे रेखांकित किया है। तो यह क्या है? तो गंगा एक नदी का नाम है। देखिए, यहाँ जात भी है, तो नदी का नाम वहां लिखा गया है। देश है, लेकिन देश का भी नाम वह लिखा है। यानी किसी, देखिए, तो परिभाषा कैसे होती है? तो किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु या व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें से हमने और भी उदाहरण दिए हैं, जैसे कि रामायण, यह एक ही है। हिमालय, यह एक पर्वत है। ताजमहल, नदी का नाम हमने यहाँ गंगा लिया है, यहाँ है यमुना। व्यक्ति का नाम है शिवाजी, लक्ष्मीबाई। गांव का नाम यहाँ शहर का नाम लिखा है, या गांव का नाम आप दे सकते हैं। तो शहर का नाम यहाँ लिखा है नासिक। जो महाराणा प्रताप जी थे उनका घोड़ा जो था, घोड़े का नाम था चेतक। तो देखिए, ऐसे वैयक्तिक नाम या गेंदा, गुड़हल, आम, संतरा, यह फूल और फल। किसी भी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु के नाम को विशेष नाम होना चाहिए
कि जो नाम एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसे ऐसे नाम को क्या करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का तीसरा प्रकार देखेंगे हम, भाववाचक संज्ञा। है यहाँ मैंने उसके दो उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण जो है, बगीचे से सुगंध आती है, और दूसरा जो उदाहरण है, कोयल की आवाज मीठी है। इन दो उदाहरण में मैंने सुगंध और मीठी इन शब्दों के नीचे रेखांकित किया है। इनसे हमें यह पता चलता है कि बगीचे से सुगंध आती है, यानी बगीचे का जो गुण है वह है सुगंध। दूसरा जो वाक्य है, कोयल की आवाज मीठी होती है, इसमें से जो कोयल की आवाज है उनका एक गुण है या भाव है, तो यह जो है वह है मीठी। कोयल की आवाज का जो गुण है वह कौन सा है, मीठी। तो इनकी जो परिभाषा है भाववाचक संज्ञा की, वह ऐसी होती है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण दोष अथवा दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो भी हो, व्यक्ति हो, स्थान हो या वस्तु हो। जिस तरह हम शक्कर लेंगे, शक्कर मीठी होती है, करेला कड़वा होता है। जो करेले का जो गुण है या दोष है वह कौन सा है, कड़वा, यानी यह जो है वह गुण दोष। दशा, जिसे हम देखते हैं कि अरे वो बेचारा गरीब है, यह उसकी हुई दशा, यानी तो इस तरह जिससे जिन भावों को जो हम नाम देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या जो शब्द हमें इन गुण दोष दशा का बोध करा देता है उन्हें क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, अमीर, गरीब, अच्छा, भला, वीरता, मिठास, कड़वा, यह जो ऐसे शब्द है वह शब्द हमें भाव, उन शब्दों के गुण दोष या उसके दशा का हमें बोध करा देते हैं, और इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का जो चौथा प्रकार है वह है समुदायवाचक संज्ञा। यहाँ हमने दो उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण है, मेले में भीड़ है, और दूसरा जो उदाहरण है, सैनिकों की टुकड़ी ने विजय प्राप्त किया। यह जो उदाहरण है उनके नीचे भीड़ और टुकड़ी, इन शब्दों के नीचे मैंने रेखांकित किया है। यह शब्द हमें यह सूचित करते हैं कि वह एक झुंड है, वह एक संघ है। तो देखिए, हम समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है कि संघ, हम देखते हैं जब हम समाचार सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ संघ या शब्द लिखा होता है। जैसे कि क्रिकेट के संघ ने, क्रिकेट का संघ विजयी हुआ। परिवार, हम जब कहाँ घूमने फिरने जाते हैं या शादी में जाते हैं तो वहाँ लिखा जाता है कि नाइक परिवार आपका स्वागत करता है। गुच्छा, आप जब किसी को भेंट उपहार देते हैं तो वहाँ आप पुष्प गुच्छा देते हैं। जुलूस और सेना, दल, यह जो शब्द है वह शब्द हमें एक समूह, देखिए समूह या झुंड का क्या कर देता है, बोध कर देता है। और इसी तरह इन शब्दों को क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा का जो पांचवा भेद है वह भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। इनमें मैंने दो उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण है, दुकान से अनाज लाना है, और दूसरा जो उदाहरण है, गाय दूध देती है। तो पहले वाक्य में मैंने अनाज इन शब्द के नीचे रेखांकित किया है, और दूसरा जो वाक्य है तो इन वाक्य में मैंने दूध इस शब्द के नीचे रेखांकित किया है। तो अनाज यह एक पदार्थ है और दूध यह एक क्या है, द्रव है। तो यह जो संज्ञा है, इस संज्ञा से हमें पता ही चलता है कि जिस
शब्द में या शब्द से या जिस वाक्य से हमें द्रव, धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे क्या करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, यह भी एक क्या है, धातु है। चांदी, यह भी धातु है। गेहूं, तेल, चावल, पीतल, लोहा, यह समझ जाते हैं हम कि यह एक प्रकार के द्रव, धातु या पदार्थ हैं। तो इन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हमने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं और संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, यह सब मैंने आपको समझा देने की कोशिश की है। हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है, वल्लभ ने कहा, वल्लभ घूमने जाएगा। यह जो वाक्य है इसमें 2 जगह वल्लभ यह शब्द आया है। दूसरा जो वाक्य है, वल्लभ ने कहा मैं घूमने जाऊंगा। तो देखिए पहले उदाहरण में वल्लभ और यहाँ भी आया है वल्लभ। वल्लभ ने कहा है वल्लभ घूमने जाएगा, यानी वल्लभ ने खुद का नाम फिर से लिया है। और दूसरा जो उदाहरण है वह, इसमें लिखा है कि वल्लभ ने कहा, क्या कहा है, मैं घूमने जाऊंगा। वल्लभ ने खुद का जो नाम है दूसरे वाक्य में, उस खुद के नाम के अलावा उसने मैंने या मैं यह शब्द उसने बोला है। तो सर्वनाम की जो परिभाषा है, परिभाषा देखेंगे, वाक्य में जो पद संज्ञा के स्थान पर आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी यह जो है वल्लभ, यह क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के अलावा कौन सा शब्द आया है दूसरे वाक्य में, मैं। सर्वनाम किसे कहते हैं यह तो हमने जाना। अब हम सर्वनाम के भेद देखेंगे। तो सर्वनाम के भेद में पहला जो भेद है वह भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें पहला जो उदाहरण है, हम गांव जाएंगे। दूसरा उदाहरण है, तुम देश की सेवा करो। और तीसरा उदाहरण है, वह आज नहीं गया। यह जो 3 उदाहरण है, वह 3 उदाहरण में हम, तुम और वह, इन शब्दों के नीचे मैंने रेखांकित किया है। यानी यह 3 जो शब्द है वह 3 शब्द क्या है, सर्वनाम है। और इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष या व्यक्ति के नाम के बदले आया है। और इस सर्वनाम की जो परिभाषा है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, वह ऐसी है, बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है, हम गांव जाएंगे। यानी खुद के जो शब्द, खुद के लिए जो बोला जाता है वह शब्द यहाँ लिखा है हम। दूसरा जो है, सुनने वाले, जिससे हम बातें करते हैं, जो सुनने वाला है उसके नाम के बदले तुम यह शब्द आया है। जिसके विषय में बात की जाए, जो तीसरा व्यक्ति है कि जो नहीं है लेकिन उसके विषय में बात की जाए, यानी यह जो वाक्य है वह आज नहीं आया। तीसरा व्यक्ति जो है वह जब यह बोला जाता है तो वह नहीं होता, फिर भी उसके विषय में या उसके जो संज्ञा होती है उस संज्ञा के बदले कौन सा शब्द लिया है हमने, वह। और ऐसे ही जो सर्वनाम होते हैं उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। पहला जो है वह है उत्तम पुरुष, उसे बोलने वाले ऐसे भी कहते हैं। तो देखिए बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जो व्यक्ति बात करता है वह अपने नाम के बदले जो शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मेरा देश महान है, मैंने खाना खाया, मुझे गांव जाना है,
हम घूमने जाएंगे, वह वस्तु हमारी है, यानी या वह हमारा है, ऐसे जो शब्द है, तो यह शब्द हम अब जो खुद स्वयं बोलने वाला है व्यक्ति ऐसे सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए उसे क्या करते हैं, कौन सा सर्वनाम करते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा जो प्रकार है वह है, या दूसरा जो भेद है वह है मध्यम पुरुष, जिसे कहते हैं हम सुनने वाला। तो उसकी परिभाषा कैसे होती है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी हम जिस व्यक्ति से बात करते हैं तो वह अपने कानों से सुनता है, और इसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, तुमको, तुमसे आदि शब्दों का जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा जो प्रकार है वह है, या तीसरा जो भेद है वह है अन्य पुरुष सर्वनाम, जिसे जिसके विषय में बात की जाए ऐसे बोलते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा देखेंगे हम कि जिसके बारे में बात की जाती है उनके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं या अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए वह, यह, वे, ये, उसे, उन्हें, उससे, उनको, उनके आदि शब्दों का यह जो शब्द है, इन शब्दों का इस्तेमाल यह अन्य पुरुष सर्वनाम में किया जाता है। और यह जो है वह तीन जो भेद देखे हमने किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो देखिए सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो मैंने यहाँ दो उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण है यह रीता का घर है, और दूसरा उदाहरण है यहाँ मंदिर है। तो यह जो दो शब्द है, यह और यहाँ, इन दोनों शब्दों के नीचे मैंने रेखांकित किया है। यह दो शब्द हमें निश्चित स्थान बता देते हैं। तो अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि शब्द में आए यह, वे, वही, ये, यह जो शब्द है वह शब्द वाक्य में आए तो इसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का तीसरा जो भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ मैंने एक उदाहरण बताया है, मुझे बहुत भूख लगी है। इस वाक्य में मैंने बहुत इस शब्द के नीचे रेखांकित किया है। बहुत यह शब्द हमें अनिश्चय, भूख लगी है लेकिन उसका नाम जो है वह नहीं बताया है, और इसीलिए बहुत यह जो है वो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो, जो भी व्यक्ति है, वस्तु है या निश्चित स्थान है उसका बोध नहीं होता है हमें, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए थोड़ा कुछ बाहर जाना हो तो हम कहते हैं कि थोड़ा समय रुको या थोड़ा वक्त रुको, मुझे कुछ चीजें लेनी है। कितनी लेनी है इसका नाम नहीं दिया है, और इसीलिए यह शब्द भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, दरवाजे पर कोई है तो कौन है उसका उत्तर नहीं है वहां, तो हम क्या बोलते हैं, कोई यह शब्द बोलते हैं। यानी यह भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द प्रयोग हम बोलते समय या लेखन करते समय कर सकते हैं। सर्वनाम का जो चौथा भेद है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो शब्द में ही हमें पता चल जाता है कि प्रश्न, जो शब्द हमें प्रश्न पूछता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो फिर देखिए यह जो दो उदाहरण है उसमें तुम कहाँ जा रहे हो ऐसा वाक्य मैंने लिखा है, और दूसरा वाक्य है रमेश क्या करता है। तो
पहले वाक्य में कहाँ इस शब्द के नीचे मैंने रेखांकित किया है और दूसरे वाक्य में क्या इस शब्द के नीचे मैंने क्या किया है, रेखांकित किया है। यानी हम जब प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें जो शब्द हमें प्रश्न पूछता है उसे क्या करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है या पूछा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, जैसा कौन, किसने, क्यों, कितना, किससे, यह जो शब्द है वह शब्द वाक्य में आए और उसके आखिर प्रश्न चिन्ह आया कि समझ जाना है हमें कि वह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह हमने आज यह सर्वनाम के जो 4 भेद है वह 4 भेद की जानकारी प्राप्त कर ली है। धन्यवाद।